बैलेंस्ड फीडिंग क्या होती है मुनीर, क्या होती है? नहीं, ड्राई मैटर और न्यूट्रिएंट्स बराबर रहने चाहिए। बैलेंस्ड फीडिंग होती है जब हम फीडिंग करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, ठीक है, जब ये हम जानवरों को या इवन इंसानों को एज पर रिक्वायरमेंट देंगे उसको बैलेंस्ड फीड बोलते हैं या बैलेंस्ड राशन। राशन होता है जो भी खाना हम जानवरों को 24 आवर्स के लिए देते हैं, 24 घंटे के लिए, उसको राशन बोलते हैं, ठीक। इसके दो पार्ट्स होते हैं एनिमल्स में, एक होता है रफेज और दूसरा होता है कंसनट्रेट, ठीक। रफेज जो है ले लैंग्वेज में उसको घास, ठीक, और कंसनट्रेट जो है कंसनट्रेट फीड हम यहाँ पे बनाते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट होती है जानवर की उसका 60% राशन का हम थ्रू रफेज देते हैं और 40% थ्रू कंसनट्रेट। जो हम कंसनट्रेट फीड बनाते हैं, जैसे पहले आपने देखा होगा गाँव में जिसके घर में गाय होगी, हम एज कंसनट्रेट हम एक ही चीज़ देते थे, राइस ब्रैन, जो किचन वेस्ट निकलता था उसमें घर से ही जो राइस ब्रैन निकलता था वो डालते थे, और थोड़ा सा केक्स, यूजुअली मस्टर्ड केक, ठीक है, जो लोकली अवेलेबल है फार्मर्स के पास, वो डालते थे, उसको हम कंसनट्रेट बोलते थे। लेकिन वो बैलेंस्ड कंसनट्रेट नहीं है, ठीक है। हम फार्मूलेशन बनाते हैं, ठीक, फार्मूलेशन के हिसाब से हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक कंसनट्रेट फीड बनाते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है एनिमल की वो पूरी हो जाए, ठीक। यहाँ पे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स लाइक हम मेज यूज़ करते हैं, ठीक, एज एनर्जी सोर्स, एनर्जी के लिए, राइस ब्रैन, व्हीट ब्रैन एज एनर्जी सोर्स, दो टाइप की केक्स, मस्टर्ड केक और कॉटन सीड, वही कॉटन सीड और कॉटन सीड केक, ठीक है, ये एज प्रोटीन सोर्स। कॉटन सीड केक में ये खासकर उन गायों के लिए जिनकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी खासी हो, 15 लीटर से ऊपर देती है, उनके लिए कॉटन सीड, क्योंकि इसमें बाईपास न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और मिनरल मिक्सचर, ये है मिनरल मिक्सचर, सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है, मैक्रो मिनरल लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस और जितने भी माइनर मिनरल्स हैं, ठीक, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम मिनरल मिक्सचर देते हैं। और आपको जैसे पता है मिल्क जो है इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, दूध के साथ कैल्शियम ड्रेनेज होता है, इसलिए जो भी मिल्किंग एनिमल्स हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट, कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें मिनरल मिक्सचर डालना ज़रूरी है। सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, मगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, ठीक, इसलिए हमें मिनरल मिक्सचर डालना पड़ता है। साल्ट डालते हैं, साल्ट मतलब नमक, नमक क्या है? सोर्स ऑफ मिनरल है ना, सोडियम क्लोरीन, ये भी सोर्स ऑफ मिनरल है, और ये थोड़ा पैलेटेबिलिटी भी बढ़ाता है, टेस्ट बढ़ाता है। और मोलेसिस, मोलेसिस ये जो ड्रम आप देख रहे हो ना, इनमें मोलेसिस, मोलेसिस के राब, गुड़ देखा, गुड़ जो खाते थे, ठीक, वही लिक्विड फॉर्म में है मोलेसिस, सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज पैलेटेबिलिटी, टेस्ट बढ़ाता है। फॉर्मुलेशन के हिसाब से ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम ला के यहाँ से डाल देते हैं वे करके, ठीक है। एक बैच 1 क्विंटल के हिसाब से हम फार्मूलेशन बनाते हैं, यहाँ एक बैच 3 क्विंटल का है, इसलिए यहाँ पे 3 क्विंटल के हिसाब से फार्मूलेशन बनी हुई है। ये इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हम वे करके यहाँ से डालते हैं, ठीक। चलो आगे, ये जो है ये एलिवेटर है, सिंपल इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को ऊपर ले जाता है, ठीक, ऊपर ला के ग्राइंडर में आ जाते हैं। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स लाइक मेज या ये कॉटन सीड केक है, मस्टर्ड केक है, वो ग्राइंड होना है। अगर ग्राइंडिंग नहीं करेंगे तो डाइजेस्टिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मेज की ग्राइंडिंग नहीं करेंगे तो ये गाय के गोबर के साथ वापस आ जाएगा कुछ ग्रेन, इसलिए इनकी ग्राइंडिंग हो जाती है। यहाँ से ये है ग्राइंडर, फिर ग्राइंड होके
फिर से मटेरियल वापस ऊपर जाता है एलिवेटर सेकंड और उसके बाद मिक्सर में चला जाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग होती है। जो मोलासिस है वो हम डायरेक्ट मिक्सर में ही मिलाते हैं। अगर वहाँ से मिलाएंगे तो इसके अंदर जो बेल्ट लगे होते हैं वो जाम हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो मोलासिस है वो हम डायरेक्टली मिक्सर में मिला के, और जो ये फीड आप देख रहे हो इसको मैश टाइप ऑफ फीड बोलते हैं। ये फीड तैयार है, ठीक। जैसे इसमें 22% प्रोटीन है, यहाँ पे फीड मैश फीड तैयार है। हम यहाँ पे अपने जानवरों को ज़्यादातर मैश फीड ही देते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके बाद पैलेट सेक्शन में यही मैश फीड जाएगा। अगर हमें पैलेट फीड बनाना है तो ये हम बंद करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पैलेट सेक्शन में जाके इसकी चाक जैसे बनते जो यहाँ पे है ना पैक, आपने देखे पैलेट फीड यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हम 4 टाइप की फीड बनाते हैं। एक BIS 1 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 22% प्रोटीन, दूसरा BIS 2 20% प्रोटीन, ठीक। काफ के लिए अलग बनाते हैं। काफ किसको बोलते हैं? छोटे बच्चे, है ना, क्योंकि उनका रूमन जो है, उनका स्टमक जो उतना डेवलप नहीं होता है, उनके लिए अलग फीड बनाते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी फीड बनाते हैं, वो अलग फीड होता है, ठीक। इसके बारे में कुछ पूछना है? समझ आया? चलो, मैंने आपको कहा बैलेंस्ड फीड में 2 पार्ट्स होते हैं। रफेज घास, है ना। अब समर में तो प्रॉब्लम नहीं है, समर में इनको घास मिलता है, लेकिन जब हम सरप्लस घास स्टोर करेंगे विंटर के लिए, ठीक, इसको हम 2 टाइप से स्टोर करते हैं। या हम हे बनाएंगे उसको सुखा के, ठीक है, मॉइस्चर परसेंटेज बिलो 50, या हम साइलेज बनाएंगे। साइलेज क्या होगा? है मानो साइलेज को आचार, घास का आचार, ठीक है, विंटर के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हम घास काटते हैं, ठीक, इसको चैफ करके एक दिन थोड़ा सुखाने के लिए रखते हैं ताकि इसमें मॉइस्चर परसेंटेज कम हो। फिर उसी को लेयर बाय लेयर पैक करके फिर आचार में प्रेस करें, चल दो। इसी तरह इसको प्रेस करके बंद करते हैं, एनारोबिक कंडीशन रखते हैं ताकि इसमें फर्मेंटेशन हो और ये एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट बन जाए जैसे अचार है, ठीक है। फिर हम ये विंटर्स में हम ग्रीन फोडर के बदले खिलाएंगे, क्योंकि विंटर्स में जब हमें ग्रीन फोडर नहीं होगा तो हम ग्रीन फोडर के बदले इनको साइलेज खिला देंगे, ठीक। ये जो पिट्स आप देख रहे हो ये इसी साइलेज के लिए, ठीक। लेकिन हर एक घास का साइलेज नहीं बनता है, ठीक। साइलेज उसी का बनता है जिसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अच्छा खासा हो। इसीलिए मेज़ या सोरगम ये 2 घास है जिनमें शुगर कंटेंट अच्छा होता है, उसका फर्मेंटेशन अच्छा होता है, इसलिए इनका हम साइलेज बनाते हैं। जैसे ओट्स है या बाकी घास है, बरसीम है, उसको हम हे बनाते हैं क्योंकि उनमें शुगर कंटेंट कम होता है, उसको सुखा के हम हे बनाते हैं। तो भी डेयरी फार्म सेटअप करना होगा ना, तो पहले 2 चीज़ें आती हैं, 2-3 चीज़ें उसमें। एक तो आपका एनिमल है, कौन सा एनिमल आपको चाहिए, दूसरा है आपका शेड्स, और फिर ऑब्वियसली जब शेड आप बनाओगे तो लैंड की बात होगी, कितना लैंड चाहिए। तो मे बी आप में से कोई 10 काउ यूनिट या 20 काउ या 30 स्टार्ट करना चाहेगा, तो उसके लिए पहला ये कंसिडरेशन होगा कि मुझे उसके लिए लैंड कितना चाहिए, और मुझे एनिमल्स के लिए शेड बनाना है उसमें कितना लैंड चाहिए। वंस वो आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आपका ये हो सकता है कि अगर मुझे शेड बनाना है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, कितना वो चौड़ा होगा और कितना लंबा हो सकता है। अगर आप ह्यूमन डिवेलिंग्स देखोगे और एनिमल शेड्स देखोगे, आपको मोस्टली फ़र्क लगेगा फ्लोर में, जो आप देख रहे हो। तो जो बाकी हाउसेज होते हैं उसमें तो इस तरह का फ्लोर नहीं होता है। अगर नॉर्मली हम सबसिस्टेंस फार्मिंग जो घर में 1-2 गाय पालते हैं उसमें ये सब स्ट्रक्चर हम नहीं बनाते, लेकिन जब आप साइंटिफिक फार्मिंग की तरफ जाओगे तो उसमें आपको साइंटिफिक तरीके से ही बनाना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि आप देख रहे हो सेंट्रल जो आप जिसमें आप खड़े हो उसके अराउंड जो है एनिमल्स रहेंगे। तो ये जो सिस्टम है इसको हम 2 रो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। 2 रो सिस्टम हमें तभी चाहिए जब आपके एनिमल्स का नंबर 10 से ज़्यादा हो।
अगर आपका 5-6 है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर ऑल पर्पजेज हम हमेशा सजेस्ट यही करते हैं कि आप 2 रो सिस्टम ही बनाओ। मे बी सपोज आपके पास अभी 10 ही एनिमल है या उससे कम है, मगर फ्यूचर में हो सकता है आप अगर आपको प्रॉफिटेबल हुआ तो आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 रो सिस्टम है तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 1 रो सिस्टम में फिर उसको डबल में कन्वर्ट करना है तो आपको डिसमेंटलिंग करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कम्बरसम हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं। एक वो है जिसमें जानवरों के 2 रोज के फेसेस जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ होते हैं, जिसे हम फेस इन भी बोलते हैं या हेड टू हेड बोल सकते हैं, जो कि ये वाला सिस्टम है। दूसरा है उसमें आपको यहाँ पे एनिमल्स की टेल दिखेगी, यहाँ पे भी टेल और फेसेस होंगे खिड़की की ओर। दोनों साइंटिफिक हैं, दोनों में फायदे हैं, दोनों में नुकसान है। ये फिर फार्मर पे डिपेंड है, उनको पता होगा कि इसमें क्या फायदा क्या नुकसान है, फिर वो अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से चूज करेगा। दोनों सही है। इसमें क्या फायदा है, ये जो हेड टू हेड है इसमें ये जो चीज है हर चीज का एक पर्पस होता है और उसका एक स्पेसिफिक डायमेंशन होता है, ये कितना बड़ा होगा। ये जिसमें आप चल रहे हैं इसका पर्पस है चलने के लिए, इसमें इंसान भी चलेगा, इसमें जानवर भी चलेगा, और हो सकता है कोई ऐसी चीज जैसे कार्ट होती है रेडी, वो भी हो सकता है हमें चलाए सफाई वगैरह के लिए। तो अकॉर्डिंगली हम उतना स्पेस इसमें रखते हैं कि ये सब चीजें उसमें आसानी से अकोमोडेट हो। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप घर का डोर देखोगे मेन बिल्डिंग का, यूजुअली 1 लीड का होता है जिसमें एक होता है, नॉर्मली 2.5-3 फुट चौड़ा होता है। इसमें आपको दिखेगा इसमें 2 है, तो ये अराउंड 6 होता है, 6 फीट। तो 5 to 6 यू कैन कीप। उसमें क्या होगा, आपका एनिमल भी आ जाएगा, इंसान भी आएगा और कुछ रेडी वगैरह भी हो जाएगा। लेकिन अगर कमर्शियल होगा, कोई बड़ा फार्म होगा, हो सकता है उनके पास ऑटोमेटिक फीडर होंगे, वो मशीन बेस्ड होते हैं, वो चलते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंगली जब आप बनाएंगे आपको दिमाग में ये होगा कि मुझे इसमें से मशीन भी चलानी है, तो फिर आपको उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मे बी किसी में 8 भी होगा, उनको ऐसी ही चीज़ें वहाँ पे अंदर ले जानी होंगी। तो पर्पज़ इस बात का है चलना, लेकिन इस सिस्टम में जो कि हेड टू हेड है, इसमें इसका एक और पर्पज़ भी बन जाता है, क्योंकि आपको ये जो दूसरी चीज़ है ये 2.5-3 फीट होता है, ये वाला, इसको हम मैंजर बोलते हैं। इसका पर्पज़ यह है कि इसमें हम जानवरों को फीड रखते हैं और हम वाटरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 फीट के आसपास 2.5-3 फीट ये हो गया। लेकिन इसमें आपको फीड डालना भी पड़ेगा, उसके लिए आपको चलने की जगह भी चाहिए। तो इस सिस्टम में ये जो रास्ता है ये सिर्फ चलने के लिए नहीं है, ये आपको फीड डालने के लिए भी यही काम आएगा। आप यहाँ से चल के इसमें फीड डाल सकते हो। सो ये दोनों पर्पज सर्व करेगा, चलने के लिए भी और फीड लोड करने के लिए भी। लेकिन अब जो दूसरा सिस्टम है वहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो जा सकता है बाहर। लेकिन जो दूसरा वाला सिस्टम है उसमें ये चीज़ दीवार के साथ होगी। ठीक है, तो उसमें कैसे फीड डालोगे आप, तो उसको डालने के लिए वहां पे एक और पैसेज होती है। इस वाले सिस्टम में वो आप कम भी कर सकते हो, लेकिन उसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, वो है। उसके बाद ये जो है जहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस है एनिमल स्टैंडिंग, ये होती है बुक में आप देखोगे उसमें 35 स्क्वायर फीट होगा, यानी 7x5। बट अगर आपके पास HF गाय है तो दैट इज इंसेप्शन, तो आपको ये लगभग 40 रखना पड़ेगा, 8x5। ठीक है, इसको 8। उसके बाद गटर, एज पर बुक ये 1.5 फीट तक हो सकता है, बट यू कैन रिड्यूस इट, उतनी जरूरत नहीं है। आप एक भी रखोगे तो इट विल सफाइस। अगर आप अब पूरा देखोगे डायमेंशन कितना है, ठीक है, डायमेंशन अगर आप देखोगे इसका मैंने कहा अराउंड 5 फीट, ये हो गया 2.5 फीट। उसके बाद 7 कितना हो गया टोटल, 5, 2.5, 7.5 और 7, 14.5 0.5 to 1 फीट गटर, 15, 15.5। उसके बाद 2 फीट ये पैसेज, कितना हो गया 17 और 17 दोनों साइड से, कितना हो गया 34 -5, क्योंकि दिस इज ओनली वंस, ये 2 बार काउंट नहीं होगा। कितना हो गया 28 to 32 फीट यू हैव टू कीप द। ये हम रेंज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये HF होगा तो 1 फीट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अराउंड अगर 30 रखोगे इट्स ओके, अगर आपके पास HF है तो 32। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि अगर शेड बनाना है, बेस्ट चीज की इसको 32 फीट आप चौड़ा रख दो, उसमें आराम से आ जाएंगी, कोई भी ब्रीड होगा आपका। उसके बाद लेंथ डिपेंड करेगा आपके पास कितने नंबर है एनिमल्स की। तो अगर आपके पास सपोज आपके पास 20 एनिमल्स हैं तो यू हैव टू डिवाइड इट बाई 2, क्योंकि एक इस साइड से होगा एक इस साइड से होगा, दैट मीन्स एक्चुअली 10 विल बी काउंट। 10 into 4.5, ये या तो 4.5 फीट या HF है तो 5 फीट। दैट मीन्स अगर 20 एनिमल है तो आपको कितना लगेगा 10 into 45,
दैट मीन्स 45 फीट और 50 फीट, डिपेंड्स कि ब्रीड कौन सा है, ठीक है। तो आपके 20 एनिमल्स का जो शेड है वो उसका कितना डायमेंशन होगा, 45 और 50 इंटू 32, ठीक है। अब 40 होगा तो फिर डबल हो जाएगा। इन ऑल केसेस जो नंबर ऑफ एनिमल्स है उसको डिवाइड बाय 2 करना है, मल्टीप्लाइड बाय 4.5 टू 5 फीट, ये हो जाएगा आपका। चलिए हम बात है जो मैंने आपको अंदर बताया था ना 7 इंटू 5, जिसमें जानवर खड़ा रहता है स्टैंडिंग, उसका डबल, दैट मीन्स ये हो जाएगा 7। आप टोटल एरिया करोगे कैलकुलेट एक जानवर के लिए कितना चाहिए, जो कवर्ड एरिया है अंदर, ठीक है, वो टोटल मिला के आपको 70 हो जाएगा। सारी चीज़ें उसमें आएंगी 70 स्क्वायर फीट पर एनिमल, तो ये हो जाएगा आपका और 70 फीट एक्सरसाइज एरिया कितना हो गया 140, ठीक है। उसके बाद जो ये बिल्डिंग्स का विड्थ वगैरह ये थिकनेस वगैरह होता है, इट विल बी रफली टोटल एज 140 की जगह 150। देन आपको 25% एक्स्ट्रा रखना है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, मे बी आप कभी बड़ा होगे और बीच में आपकी सपोज 2 बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो आपको फायर गैप वगैरह भी रखना पड़ेगा, आप एक दूसरे के ऊपर दूसरी बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो ये आपको टोटल में आ जाएगा 200 स्क्वायर फीट, उसमें आपका शेड आ जाएगा, ये आ जाएगा, रोड वगैरह सब कुछ आ जाएगा विद फायर गैप। तो 200 स्क्वायर फीट, एक कनाल में कितने स्क्वायर फीट्स होते हैं, 5440, ठीक है, 5440 स्क्वायर फीट होते हैं एक कनाल में। आपका एक जानवर का रिक्वायरमेंट फॉर ऑल पर्पज इंक्लूडिंग फ्यूचर एक्सपेंशन, वो मैंने बताया 200 स्क्वायर फीट। नाउ यू डिवाइड 5440 बाई 200, ये आपको 20-25 के आसपास आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको एक साइंटिफिक एनिमल फार्म बनाना है, डेयरी शेड, तो आपको एक कनाल लैंड में साइंटिफिकली फुल स्पेस के साथ 20 से 25 एनिमल आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। बारिंग फीडिंग वो घास वगैरह का उसमें नहीं आएगा, वो अलग है, जो आप ग्रेजिंग वगैरह के लिए दैट सब, उसके बगैर सिर्फ फर शेड्स, ठीक है। ये आ गया है सेल ऑफ हाई क्वालिटी एनिमल्स जो न्यू बर्थ्स होते हैं, लेकिन उसके बगैर अब जो इन्वेरेबली उसमें आपको जब फार्म चलाओगे तो बहुत सारा वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा, काउडंग वगैरह। अब अगर आपके पास 2 या 3 हैं गाय जिनको सबसिस्टेंस वेस्ट बोलते हैं, तो मे भी आप अपने फार्म में किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 10, 20, 50 एनिमल्स हैं तो ऐसा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो क्यों ना हम इसको किसी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे कि हमारा जो इसमें पैसे आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप फिर कलेक्टिवली डेयरी फार्मिंग का देखोगे, आपको 2-3 कंपोनेंट ऐसे होंगे जो आपको फायदे का जरिया होंगे। मिल्क भी है करेंगे, एक हम अडल्ट गाय, एक बड़ी जो गाय है उसको हम कंसिडर करते हैं, वो ऑन एन एवरेज 10 से 12 kg डंग आपको पर डे देती है, मगर उसमें जो है वो कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, वो सीज़न पे डिपेंड करेगा और आप उसको क्या खिला रहे हैं। किसी चीज़ के खाने से कम हो जाएगा, किसी से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एवरेज में 10 से 12, अगर ये 10 है पर डे तो साल में कितना हो जाएगा 3650। अब मैं आपको एवरेज में बोल रहा हूँ 12, तो दैट मीन्स अराउंड 4000 kgs। दैट मीन्स कि आप हर साल में एक जानवर से ऑन एन एवरेज 4000 kgs आप डंग हासिल करते हैं, ठीक है, या 4 टन सिंपली। जब आप इसको अब यूज़ करोगे फ़ायदे के लिए, तो आप इसको एज सच बेच दोगे, एज सच आपको वो ट्रैक्टर के हिसाब से आपको देंगे, इसमें 2000 रुपये। हमने कैलकुलेट किया है कि ट्रैक्टर में जितनी क्वांटिटी आती है ना क्यूबिक फीट्स, उसका जब हम कैलकुलेट करते हैं हमें पता चलता है कि आपको 1.5 रुपया पर kg मिलता है। मे बी किसी सीजन में थोड़ा डिमांड ज़्यादा है तो आपको 2 रुपये मिल सकता है। दैट मीन्स आपको 4000 kgs एक एनिमल का मिलेगा, उसको आप मल्टीप्लाई करो 1.5 से, यू विल गेट 6000 रुपीज़ पर ईयर। अगर सपोज 2 के हिसाब से मिला तो 8000। अब आप सोचोगे एक एनिमल का साल में 6000 या 8000, इससे कौन सा मुझे फायदा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको वैल्यू एडिशन करेंगे, क्योंकि फाइनली इसको सॉइल में ही जाना है, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। तो हम इसको कुछ ऐसी चीज़ करेंगे कि इसका जो है, इसका जो इसकी कैपेसिटी है फर्टिलिटी इंप्रूव करने की, वो एनहांस हो जाए। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, इसका प्राइस बहुत एक्सपोनेंशियली हाई हो जाएगा। तो फिर हम देखेंगे कि उसमें खर्चा कितना आया, फाइनली मुझे कितना फायदा आ रहा है। अभी आप दिमाग में रखो 6 से 8000 रुपये पर साल एक एनिमल का। अब यही डंग जो है इसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें प्रोसीजर क्या है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो आप देखोगे कोई भी सिस्टम जो होता है ना, वो हमेशा 100% नहीं होता है। अब गाड़ी में भी फ्यूल यूज़ करोगे ना, उसकी कैपेसिटी होगी पर लीटर वो 50 माइलेज देगा, लेकिन देता वो 20 ही है, उसमें से कुछ ना कुछ वेस्टेज होता है, ठीक है। तो जब आप वही 4000 kg यहाँ पे डालोगे
तो आपको 4000 kg कंपोस्ट नहीं मिलेगा, आपको अराउंड 70% ही यील्ड मिलेगा। दैट मीन्स आप 4000 की जगह 3000 रुपये ही 3000 kg ही मिलेगा वापस, लेकिन उसका प्राइस 1.5 रुपया नहीं होगा, यहाँ के हिसाब से वो 15 रुपये है जो अभी है, मार्केट में आपको 20 भी मिलेगा। तो जब आपको 15 हो जाएगा तो अब कितना प्राइस हो गया, 3000 इंटू 15 वो कितना हो गया, 45,000। 10,000 यू विल डिडक्ट, वो हमें लेबर लग गया, बचा कितना 35,000। अब आप देखो 6,000 या 8,000 कंपेयर करो इसको 35,000 से, उसमें कितना फर्क है, बहुत सारे है ना, बहुत। तो अब अगर ये मैं एक गाय का बोल रहा हूँ, नाउ यू हैव 10, ये कितना हो जाएगा 3.5 lakhs, नाउ वी हैव 100, हमें कितना मिलता होगा 35 lakhs, 30 to 32 lakhs वी आर अर्निंग पर ईयर फ्रॉम दिस यूनिट। और अगर आप देखोगे इसमें लैंड कितना यूज हुआ है, इट्स लेस देन 2 कनाल। अब कौन सा ऐसा वेंचर है कि 2 कनाल जमीन से कम जमीन इसमें लगती है और आपको 30 लाख के अराउंड फायदा मिलता है। अब क्या लोग करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास डेयरी फार्म नहीं है, वो क्या करते हैं गाँव में इसके पास 2 गाय हैं, इसके पास 4 गाय हैं, और वो प्रोक्योर करते हैं डंग, क्योंकि रॉ मटेरियल यही है, वो उनसे प्रोक्योर करते हैं सस्ते रुपए के हिसाब से भी पर केजी। तो वो सिर्फ यही बनाएंगे, काउ शेड वो उनके पास नहीं होगा, जानवर भी नहीं होंगे, उनको थोड़ा उससे कम हो जाएगा क्योंकि उनको ये खरीदना है, बट स्टिल ये प्रॉफिटेबल है। 10 गाय के हिसाब से 3.5 लाख आपको मिलेंगे और लेबर माइनस करके, और यहाँ से आप देखोगे नॉर्मली उसमें कोई फायदा नहीं है। और अगर आप जैसे पोल्ट्री का मैन्योर होता है, अगर आपको घर में किसी के पास किचन गार्डन वैसे होता ही, अगर आप उसमें पोल्ट्री का मैन्योर डालोगे ना एज सच, वो सारा जला देगा उसको। तो उसमें क्या करते हैं, वो बोलते हैं सड़ा हुआ दे दो, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है उन चीज़ों की, वो खराब ही करेगा। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें क्या है कि इसमें आप सिर्फ काउ डंग नहीं डाल सकते, इवन किचन वेस्ट, आपका बायोडिग्रेडेबल जो भी है, जिसमें प्लास्टिक और पॉलीथीन ये सब नहीं होना चाहिए, जो भी डिग्रेड होगा, जैसे घास वगैरह इसमें होगी कुछ, या किचन के कुछ वेजिटेबल पार्ट्स होंगे, वो भी हो सकता है। इवन 10% सॉइल इज एडमिसिबल। अगर इसमें 100 kg में से 1 kg मिट्टी भी मिल जाएगी, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये मिट्टी में ही जाना है, ठीक है, और ज़मीन में कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये ऑर्गेनिक ही है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, अब वहाँ से ले लिया आप डंग, इसको हमने हफ्ते भर बाहर रखा है, जो माउंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि इसमें वो जो मडी टाइप का होता है ना, वो नहीं रहेगा, वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा और उसमें कुछ गैसेस इमेनेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हमने पिट में डाल दिया, ठीक है। पिट में डालने के बाद इसमें 2 ही चीज़ों का ख्याल रखना है, एक टर्न करना है रेगुलरली। टर्न हम करते हैं वो स्पीड से नहीं कर सकते, वो जो त्रिशूल टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो भी यहाँ होगा भी, क्योंकि अगर आपने स्पीड से किया तो वर्म्स आपकी कट हो जाएंगे, ठीक है। वर्म्स का क्या है, वर्म्स हम इसमें डालते हैं, अगर आप 3.5 क्विंटल ये लोगे डंग, उसमें 1 kg आपका वर्म जाएगा, ठीक है। तो वर्म जो है वो आपका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने 1 kg ले लिया ना, सपोज आपके पास इसमें सपोज 7 क्विंटल जाता है, तो आपने 2 kg ले लिया। जब आप इसको निकालोगे आफ्टर 2 मंथ्स, वर्म्स 1 kg नहीं होगा, वो 5-6 kg बन गया होगा मल्टीप्लाई। तो आप वो अलग से उसको वर्मी कल्चर की तरह एज वो बेच सकते हो, ठीक है। तो वो एक अलग है, आपको बार बार वो नहीं खरीदना है, ठीक है। अब वर्म्स क्या है, इसमें वर्म्स जो है, एक तो ये इसको कन्वर्ट करते हैं कंपोस्ट में फास्टर, दूसरा मोर एफिशिएंटली, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। अगर हम डंग को एज सच बाहर रखेंगे, उसमें कन्वर्ट होने में 6 महीने से ज़्यादा लग जाएगा। कंपोस्ट में उतना टाइम किसी के पास होता नहीं है, आप देखोगे 1 महीने में उसमें खुद ही वर्म्स आ जाएंगे, आपको डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे पास वर्म्स होती है, आपको बाहर भी मिल सकती है, वो एक खास नस्ल की है जो ज़्यादा अच्छे से काम करती है, जिनको हम रेड रेगुलर्स बोलते हैं। उसमें आपकी कोई साइंस बैकग्राउंड का है आप में से? एक है यूसिनिया फीटिडा, सबसे कॉमन है, जो इसमें ज़्यादा एफिशिएंट। दूसरा है रुबेलस लम्ब्रिकस, ये 2 स्पीशीज़ हैं, ये मिक्स में आती हैं, मोस्टली यूसिनिया है। इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको रेगुलरली टर्न करना है, क्योंकि अगर एक वो बेसिकली वो उस जगह में ज़्यादा जाएंगी जहाँ के फ्रेश रंग होगा। अगर आपने एक जगह उसको डाल दिया तो उनको टाइम लगेगा दूसरी जगह पहुँचने में, अनलेस आप टर्न करोगे। तो आपको क्या होगा, किसी साइड से अच्छा बन गया होगा, किसी साइड से नहीं हुआ होगा, या उनको नीचे ऑक्सीजन का इशू होता है। तो आप इसको रेगुलरली अल्टरनेट डेज पे या हर दिन में आप टर्न करना है, वही लेबर है। दूसरा, इसका छत का पर्पस ये है कि इसमें डायरेक्टली वाटर नहीं जाना चाहिए, फिर आपको मॉइस्चर पे कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, समर में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ड्राइनेस की, तो हम इसको छिड़काव करते हैं बीच बीच में, साथ में टर्निंग भी करते हैं ताकि इसका मॉइस्चर बना रहे। रफली हम ऐसे देखते हैं, अगर इसको हाथ में उठाएंगे, अगर ये चिपक जाता है तो मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है, दैट उससे इंडिकेशन मिलेगा कि नहीं ये ज़्यादा वेट है।
अगर इसमें क्या हो जाएगा कि आप उसको वो इसमें तो फॉइल ही बना, वो बन जाएगा वाइट, तो दैट मीन्स कि ये ड्राई हो गया है, फिर वर्म्स मर जाते हैं। वो चीज़ का ख्याल रखना है, उसके लिए छिड़काव करना पड़ता है। और समर में क्या करते हैं हम, ये जो जूट बैग्स होते हैं ये ऊपर रखते हैं, फिर इनके ऊपर भी छिड़काव करते हैं, वो मॉइस्चर थोड़ा मॉइस्चर रहता है। और इसका दूसरा पर्पस भी है, अगर ये साइड में फेंसेड नहीं होगी जैसे हमें नहीं है, तो जो बर्ड्स होते हैं वो क्या है, वो चूंच उसमें घुसा के इनको निकाल लेते हैं। तो ये दोनों पर्पस के लिए, इसी वजह से हम ऊपर से ये डालते हैं, अदरवाइज इसको फेंस होगा तो ज़्यादा बेहतर है। इसका जो है, इसका पर्पस सिर्फ है कि डायरेक्ट सन और वाटर नहीं जाना चाहिए, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप इसमें टिन ही डालोगे। अगर आपको इससे सस्ता भी कुछ मिल जाता है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात है पिट्स का। पिट्स का जो साइज है आप देखोगे, मैंने यहाँ से सपोज 20-30 बने हैं, जितने मैं इसमें पार्टीशन डालता हूँ उतना मुझे पैसा लगेगा। अगर मैं यहाँ से थोड़ा एक ही बनाऊंगा, बीच में नहीं बनाऊंगा, तो ईंटें नहीं लगेंगी, लेबर भी नहीं लगेगा, तो फिर इसको इतने सारे बनाने की क्या जरूरत है। एक पर्पस ये है कि आप एक में फ्रेश डालोगे, दूसरा तैयार हो जाएगा, तीसरा 10 दिन का होगा, ऐसे चलता रहेगा। दूसरा मेन पर्पस इसका ये है कि मैंने कहा इसमें मेन काम जो है वो है टर्न करना। तो टर्न इसमें ऐसे होना चाहिए कि जो बंदा होगा ना टर्न करने वाला, उसको इसमें घुसना नहीं पड़े। लेंथ वाइज आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चौड़ाई इतनी ही होनी चाहिए कि जब उसको टर्न करना हो वो यहाँ से चल के इधर से चल के इधर से चल के साइड से उसमें घुसने की जरूरत ना पड़े, तो उतना ही बड़ा। अगर आपने इसको और चौड़ा कर दिया फिर वो बीच में नहीं पहुँच पाएगा, टर्निंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको समर में विंटर के अराउंड लगभग आपको 2 महीने के अराउंड ये तैयार होगा, 2 से 2.5 महीने। विंटर में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, थोड़ा 5-10 दिन प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये थ्रू आउट सीजन, थ्रू आउट ईयर ये काम चलता है, इसमें कोई इशू नहीं है। विंटर में भी ये चलता है, कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद जब आपका ये तैयार हो गया, तो आपकी अगर आप देखोगे इसमें मत कोई खुला है, हमने इसमें डाला था ना, इसमें स्मेल आएगा, डंग तो आप हाथ में नहीं लोगे, इसमें कोई इशू नहीं। ये है, ये बन जाएगा फाइनली ऐसा वर्म्स की एक्सटेंशन। अब आपको जो वर्म जो डेप्थ होती है, जो IDDS के थ्रू इनके एनिमल हस्बेंड्री की स्कीम्स भी आते हैं इसके लिए, जो हमारे पास फार्म आते हैं, बहुत सारे लोगों का फेल हो गया। उसमें मेन रीज़न यही था कि उन्होंने डेप्थ इसकी ज़्यादा दी थी। जब आप ज़्यादा डेप्थ देते हो तो इसको टर्न ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो है 3 फीट, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। 2 से 2.5 फीट ऑप्टिमम है, मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 3 फीट, उससे ज़्यादा नहीं। और नीचे जो इसको ये होता है फ्लोर, वो भी या तो सीमेंटेड होना चाहिए, नहीं तो उसमें ब्रिक वर्क होनी चाहिए। वो इसलिए जब आप इसको 1-1.5 महीने हो जाएंगे, वर्म्स के लिए इसमें न्यूट्रिशन जो खाना है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, फ्रेश डंग में ज़्यादा होगा, तो दे विल सर्च कि हमें कहाँ अब मिलेगा, तो वो उसमें चले जाएंगे ज़मीन में, आपको वर्म्स नहीं मिलेंगे फिर। दैट्स वाई कि इसको नीचे से ये होता है। अब जब ये तैयार हो गया, आप इसको कैसे वर्म्स निकालोगे बाहर, उसमें 2-3 तरीके हैं। एक में जो है इसमें बीच में पार्टीशंस में, जैसे हम फिटिंग के लिए पाइपें डालते हैं ना, वही होता है पाइपें इसमें। अब वो इसकी वजह से शायद ब्लॉक हो गई है, तो जब ये तैयार हो गया, वो अब ऑलरेडी सर्च में होते हैं कि हमें कहीं फ्रेश मिले, हम दूसरे में डालेंगे फ्रेश, तो वो कुछ टाइम के बाद खुद ही उसमें चले जाएंगे। दूसरा सपोज आपके पास एक ही पिट है, वैसे एक नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2 होनी चाहिए। तो आपका जो तैयार हुआ है, इसको हमने एक साइड कर लिया, दूसरे साइड से फ्रेश डाला, आफ्टर सम टाइम वो उधर चले जाएंगे। और सबसे आसान तरीका जो है, हम इसको सीविंग करते हैं, छन्नी होती है ना, वो वहाँ है, उससे जब तैयार हो जाएगा, उसको छानी लगाई, उसमें अगर कंकर वगैरह भी होगा वो भी निकल जाएगा। ठीक है, और वर्म्स आपके फिर से आ जाएंगे। वर्म्स 1 पिट में हम या 2 पिट में रखेंगे, उसमें हम बार बार मैन्योर चेंज करते हैं। ठीक है, फ्रेश डालते हैं तो वो ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है इसका तरीका। अब अगर रफली आप याद रखोगे, इसका जो डेप्थ है वो लगभग 4 से 5 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स होनी चाहिए, वही हो गया 2.5 से 3 फीट। अगर आप ऐसे डालोगे ना ब्रिक्स, मैक्सिमम 5 ब्रिक्स तक आप डाल सकते हो, क्योंकि उसमें बीच में सीमेंट वगैरह भी आएगा, वो वहीं पहुंचेगा 2.5 से 3 फीट, बट 3 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको थोड़ा आइडिया मिल गया कि इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअली एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन अब हम इसको प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जब आप रॉ मिल्क लाते हैं ना, एज सच मिल्क,
उसको भी यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं बट इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं और भी चीज़ें। प्रोसेसिंग से हमारे एक दो उसमें जो होते हैं रीज़न हम क्यों करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मिल्क नॉर्मली होगा, सपोज मे बी आपके पास 500 लीटर्स पर डे है, ठीक है। अगर आपके पास सेल भी एग्जैक्टली वही होती है, आपके पास एडिशनल अमाउंट कुछ नहीं बचता है, तो फिर आप रॉ मिल्क भी बेच सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सपोज आपका एंटिसिपेटेड है कि मैं 500 से मैं 300 लीटर जो है वो मैं बेच सकता हूँ, बाकी मुझे रखना पड़ेगा, तो आपको पता ही होगा कि मिल्क जो है ये हाईली पेरिशेबल होता है, ये इसको ज़्यादा टाइम नहीं निकलेगा, खासकर समर में, तो आपका स्पॉइल हो जाएगा। जितना आपने 200 लीटर को बेचने में कमाया होगा उतना यहाँ से लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पर्पज़ यही है कि हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है मिल्क को एक ऐसे टेम्परेचर पर रखेंगे कि इसको कुछ शेल्फ लाइफ जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें आपका एक विंडो बन जाएगा जिसमें आप सेल कर सकते हो। ये तो एक है। दूसरा प्रोसेसिंग का यह है कि क्योंकि मिल्क जो होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कुछ उसमें से ऐसे हैं जो डिजीज करते हैं, कुछ हो सकता है नहीं भी करते हैं, कुछ तो बेनिफिशियल भी होते हैं। तो अगर आप ऐसा गर्मी में बोलते हैं कि दूध अगर पियो तो उसको बॉयल करो पहले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको एक ऐसे टेम्परेचर पे एक लिमिटेड टाइम के लिए हीट करते हैं कि इसमें कम से कम वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कर सकते हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम पास्चराइजेशन बोलते हैं। पास्चराइजेशन भी इस यूनिट का एक मेन कंपोनेंट है जो पास्चराइजेशन मतलब होती है, उसके बाद आप बाकी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो डिजीज वगैरह हेल्थ हज़ार्ड जो है वो नहीं रहेगा और आपका शेल्फ लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तीसरा जो है पैकेजिंग का, सपोज ये जो इस अगर आप इस फॉर्म पे देखोगे ये हाईवे पे है, अगर हम नीचे बाहर लगाएंगे कुछ बोर्ड यहाँ पे, मतलब ये हमें पता ही है यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, इसका हम फैट वगैरह नहीं निकालते, इसका हाई फैट होता है। तो नॉर्मली भी लोगों को पता है ये फार्म का है, तो वो दूसरों को प्रेफर करके यहीं से लेंगे। अब सपोज कोई गाड़ी में जा रहा है, उसको रफली वहाँ मिल गया कि ये है, अब वो अचानक से मिल्क लेना चाहता है, उसका पहला ये होगा मैं किस में लूँ, मेरे पास कंटेनर तो अब हर किसी के पास साथ नहीं होगा। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि यहाँ से पैकेट ही मिलेगा तो उसको तो कुछ कंटेनर की जरूरत नहीं है, वो एडवांटेज होता है पैकेजिंग का। तो पैकेज ये जो आपका रॉ मिल्क है ये आपको विसिनिटी में मार्केट देगा, लेकिन अगर आपका पैकेज है वो आपको स्टेट से बाहर भी जा सकता है। जैसे आप अमूल देखो, वो गुजरात साइड से, मगर यहाँ भी मिलेगा आपको। अगर वो पैकेज नहीं होगा, पैकेजिंग सिस्टम नहीं होता, वो बाल्टी लेकर तो नहीं आएंगे यहाँ। तो इसका पर्पज़ ये है कि आपको, जैसे हम यहाँ बेचते हैं रॉ में, लेकिन हमें शालीमार में बेचना है, वहाँ रॉ में आप बेचोगे तो हर किसी के पास बाल्टी होगा नहीं सारा, तो हम पैकेट ही बेच रहे हैं और उसमें पास्चराइजर ही जा रहा है। तो इसमें 2-3 कंपोनेंट्स हैं। पहले आप देखोगे वहाँ पे लैब है, जैसे हम टेस्टिंग करते हैं फैट कितना है, बाकी चीज़ कितना है, उसी हिसाब से हम खाना उसमें चेंज करते हैं, इसको फीड कितना देना है वो चेंज कर सकते हैं। ये जो आपको ये जैसा कंटेनर देख रहा है, ये आपको बल्क जो कैन्स में लाओगे उनको वेट करेगा कितना है। जैसे कैन में होगा मिल्क, कैन का वजन हमें पता ही है, अब हमने कैन इंक्लूडिंग मिल्क किया वेट, तो हमने माइनस किया कैन का, तो हमें पता चलेगा कितना है। ये जो है ये है स्टोरेज टैंक, 5000 लीटर कैपेसिटी भी होता है, 6 भी होता है, 2 भी होता है। ये होता है कि जब आपके पास जैसे खाइबर है या कोई प्राइवेट वेंडर है, अगर आप देखोगे खाइबर का एक यहाँ भी है सिल्वर साइड से, वो करते हैं जैसे प्रोक्योर, एक जगह से ले लिए 10 लीटर, दूसरे से, उनका पता है हमें दिन में 5000 लीटर करना है, तो वो रखते हैं ऐसे ही। हमें ये पूरा अभी यूज़ में नहीं है क्योंकि हमारा उतना प्रोडक्शन नहीं है, तो ये इसलिए होता है। ये ऑटोमेटिकली इसको कूल करेगा, इसमें चिलिंग होती है 6 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड, तो ये चिल हो जाएगा। तो जब तक आपका पूरा कलेक्ट हो जाएगा मिल्क, ये खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस पर्पज़ के लिए। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा सिस्टम लगा होता है कि आपको फाइनली इसको क्लीन भी करना है, तो ये ऐसा सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं क्लीनिंग इन प्लेस, CIP। इसको आपको क्लीनिंग करने के लिए खोलना फिर जोड़ना वो सब नहीं करना है, आपको क्लीनिंग सोल्यूशन, मिल्क खाली हो गया, क्लीनिंग सोल्यूशन पंप किया, ये ऑटोमेटिकली सारा क्लीन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं इसमें से खोलना वोलना नहीं है। क्लीनिंग इन प्लेस, इसमें डिसेंबल करने की जरूरत नहीं है, इसका पर्पज़ ये है। उसके बाद जो है जब आपको क्लियर होगा कि अब मेरा इतना सारा मिल्क आ गया, अब मुझे इसको प्रोसेस करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लोड करते हैं। ये जो है इसकी कैपेसिटी अराउंड 300 लीटर्स, ठीक है। बट इसका क्या है कि इसमें डाला हमने, ये कहीं पे बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपका ये कितना है, कितना प्रोसेस करना है अकॉर्डिंगली। तो इसमें हमने डाला, पहले इसमें क्लीनिंग सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है। ये वो जो सोल्यूशन है वो खुद ही रन हो जाएगी, पूरे सिस्टम में हो जाएगा ना क्लीन। उसके बाद जब मिल्क प्रोसेस करना है, हमने मिल्क डाला, तो पहले क्या करना है, हमें उसको पहले पास्चराइज करना है,
ठीक है, 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स और 74 फॉर 15 सेकंड्स, ये डिफरेंट ये हैं। किसी में UHD होता है अल्ट्रा हाई, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टाइमिंग कम होती है। लेकिन अब हम अगर जब हम कंटिन्यूस, हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ इसको 74 पे 15 सेकंड्स के लिए रखना है, मैं सपोज इसको 30 सेकंड्स के लिए रखूँगा, तो क्या हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपको उतना ही बढ़ाना है, इतने ही टाइम के लिए बढ़ाना है कि आपके बैक्टीरिया जो बीमार करते हैं वो खत्म हो जाएंगे, जैसे TB वगैरह है। लेकिन अगर आपने उससे मज़ीद किया, इसका क्रीम जो है वो ख़त्म होने लग जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, जो इसमें न्यूट्रिशन होता है जो ना आपको सेहत के लिए अच्छा है, जितना आप ओवर हीट करोगे उसमें नुकसान होता जाएगा। इसमें वैल्यू जो एक्चुअली जो इसका ये सेहत के लिए है वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा किया तो क्रीम ऑलमोस्ट सभी खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई क्या हम बोलते हैं इतने ही टेम्परेचर पर रखो और इतने ही टाइम के लिए रखो, वो ऑटोमेटिकली इसमें सेट होता है, ये चेंज नहीं होगा। तो मिल्क यहाँ से रन होके जाएगा इधर, जिस ये है पॉस्चराइजर एक्चुअली। अब इसका एग्जैक्ट जो नाम है वो है प्लेट हीट एक्सचेंजर। प्लेट हीट एक्सचेंजर इज अ टाइप ऑफ पॉस्चराइजर। ये पॉस्चराइजेशन ही करता है, बट मोर प्रैक्टिकली इसका नाम है प्लेट हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इसमें आप देखो कि इसमें प्लेट्स लगे हुए हैं, है ना, बहुत सारे प्लेट्स। दैट्स वाई प्लेट ये हीट होते हैं, मगर ये उतना ही हीट होंगे जितना हमें चाहिए। ठीक है, मिल्क यहाँ से रन हो जाएगा, वो हीट अप हो जाएगा, फिर वो सर्कुलेट होके आ जाएगा इसमें। ये जो है ये होमोजेनाइजर है, ये क्या करता है, ये मिल्क को ऐसे रोटेट करेगा, मिक्स हो जाता है। उससे क्या हो जाएगा, फैट की जो एक ग्लोब्यूल होता है फैट का, उसका साइज होता है वो ब्रेक हो जाएगा स्मॉल यूनिट्स में, तो वो आपको पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। जब आप इसको बॉयल करोगे आपको वो उतना क्रीम नहीं दिखेगा, बट वो होगा इसी में, पूरा मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के फिर ये वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, जब ये वहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पैकेजिंग यूनिट लगता है, ये जो पैकेजिंग है, ठीक है, इसमें आपका हाथ कहीं नहीं यूज हुआ, क्योंकि अगर आप हाथ लग गया तो फिर से ये कंटेमिनेशन हो जाएगी इसकी। यहाँ से आ जाएगा पैकेट्स में। अब पैकेट्स जो है, ये जो पैकेट है ये 0.5 लीटर्स करता है पैक। कुछ मशीन्स ऐसे भी होती हैं जो 0.5 भी दे सकती हैं, 1 भी देते हैं, और कुछ ऐसे जो टेट्रा पैक्स भी देते हैं। टेट्रा पैक्स में लाइफ थोड़ी ज़्यादा बनती है, वो डिपेंड से आप कौन सा यूनिट इसमें लगाओगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। लेकिन अगर आपने कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट खोला होगा, कभी देखा होगा, चाहे फाइबर हो, हलीब हो या कोई और हो, उसके पीछे लिखा होता है टोनड मिल्क, देखा है? उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि उन्होंने उस पर मेंशन किया है टोनड मिल्क। दैट मीन्स हमें पता है टोनड मिल्क में 3% फैट होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये उसमें बताने की कोशिश की है कि हमने इसको टोनिंग किया है। टोनिंग मतलब थोड़ा सा क्रीम रिमूव किया है, और क्योंकि वो उस पर लिखा है, उसमें चोरी नहीं होती है, वो मेंशन करते हैं हमने निकाला है, क्योंकि टोनड मिल्क का अलग स्पेसिफाइड रेट है। दैट मीन्स अगर उन्होंने सपोज 50 लीटर किया होगा प्रोसेस, उसमें सपोज ऑन एन एवरेज 4% फैट है, तो 1% उन्होंने निकाला है और उसको मेंशन किया है, इतना है। दूसरा होता है उसमें लिखा होगा डबल टोनड मिल्क, उसमें और 1.5% निकाला है, उसमें 1 पॉइंट ही होता है। अब उसमें लिखा नहीं होगा 3%, उसमें लिखा होगा टोनड मिल्क, वो हमें पता ही है उसमें 3% होगा। अब डबल टोनिंग किया हुआ है, दैट मीन्स 1.5। अगर और किया है फिर होगा स्किम्ड मिल्क 0.5। जैसे हमें छोटा बच्चा होता है जो रिसेंटली जिसका बर्थ हुआ, अब हम उसको कुछ टाइम के बाद हो सकता है मिल्क दे देंगे गाय का, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फैट इतना होता है कि वो ठीक से टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो उसको हम कम फैट वाला देंगे जिसमें टोनड होगा, डबल टोनड या स्किम्ड होगा, उसको ईजिली। नहीं तो बोलते हैं हम इसको पानी डालो, इसको डाइल्यूट करो, ये नहीं कर सकता इतना। तो इनका हर किसी का अलग अलग ये होता है। हमारे यहाँ जो है हमारे पास क्रीम सेपरेटर है, बट हम नहीं करते हैं। इस पे नहीं लिखा होगा टोनड या कुछ, इसका फैट जो है टोनड से ज़्यादा होगा। दैट्स वाई लोग जब उसको घर में लेंगे उनको खुद ही समझ में आएगा ये थोड़ा मोट, दैट्स वाई वो उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो बट वो टोनिंग जो है वो चोरी नहीं होती है, वो मेंशन्ड होता है। अब कमर्शियल डायरीज में क्या करते हैं, वो जो वहाँ से निकाला क्रीम उसको वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका मिल्क से तो पैसा मिल रहा है, वहाँ से आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसका भी प्रोडक्ट मिल सकता है। तो उसके लिए आपको और छोटी छोटी मशीनरी इसमें चाहिए, जैसे घी मेकर, बटर मेकर, ये सब और छोटे छोटे कंपोनेंट ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जिस फैट पे ज़्यादा मिल्क में ज़्यादा फैट होगा, जितने भी आप प्रोडक्ट्स बनाते हो ना मिल्क से, ज़्यादातर उसमें ऐसे होते हैं जो फैट बेस्ड होते हैं। जैसे घी है, गेहूँ, उसमें लगभग 99% फैट होता है। ठीक है, अब अगर आपके पास मिल्क जो ऐसा है उसमें ऑलरेडी फैट कम है, उसमें बनेगा ही कितना। ठीक है, अब अगर आपको हाई फैट वाला मिल्क है, आपने थोड़ा निकाल लिया,
उसको फैट बन सकता है। और फैट का जो घी का कीमत है वो मिल्क से भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर यूनिट ये खड़ा कर सकता है, उसके पास प्रोसेसिंग ये करने का भी ऑप्शन है, तो वो मिल्क एक ही लीटर से कुछ और भी बना सकता है, उसको अलग से रिब्रांड करके बेच सकता है। तो ये बेसिकली इसका है। और अगर हमारे पास जो है एक कोल्ड स्टोरेज भी है, जैसे घर में एसी होता है ना, ऐसा ही है बट एक क्लोज रूम में छोटा सा, इसमें कूल रहता है। अगर आपके पास मिल्क ऐसा है कि आप रखना चाहते हो 2 दिन में या फिर समर में, तो वहाँ पे तो क्लोज रूम में विंडो वगैरह नहीं है, आप वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में भी रख सकते हो कुछ टाइम के लिए, या आप फ्रीजर भी यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रीजर हम जल्दी क्या करते हैं कि जिसमें फ्रीज होता है वो हम यूजुअली प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि जब इसको फैट उसमें एंट्रैप हो जाता है ग्लोब्यूल्स में, तो फ्रीज हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, उससे थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है, रेफ्रिजरेट करते हैं रादर देन फ्रीज। तो ये इसका पर्पज है, ठीक है। बाकी इसमें आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, बटर के लिए आइसक्रीम भी बनाते हैं या घी के लिए, तो इसमें कहीं पे एडजस्टमेंट में ऐड हो सकती है, वो चीज़ें भी इसमें ऐड हो सकती है। थैंक यू। तो ये हर एक बात जो भी इस एंटरप्राइज में हो या इस फार्म पे चलती है वो रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। इस रिकॉर्ड को हम सिंपल टर्म से डाटा बोलते हैं, ठीक है। ये हमें इस चीज़ में मदद देता है, यही डाटा फिर कल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एज ए ओनर अगर आप किसी फार्म के होंगे, ये डाटा हमें लाजमी तौर पर बना के रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि आपके पास 2 या 3 गाय होंगे तो आप याद रख सकते हैं कि इस गाय के बारे में या इस जानवर के बारे में क्या है। जब हमें 10, 50, 100 जितनी भी स्केल बढ़ जाएगी, उस हिसाब से हमारा दिमाग उतना नहीं सोच पाता है कि हमें किस गाय का क्या चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हर एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज बनाने के लिए क्या रहता है, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहले डाटा कलेक्ट होगा, इन्फॉर्मेशन बनेगी, और ये इन्फॉर्मेशन फिर नॉलेज में बन जाती है। जब एक इंसान पे पास नॉलेज होती है तो उसके डिसीजंस अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो उन डिसीजंस के लिए एक लाजमी तौर पर हमें इस फार्म का पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये बना के रखा हमने, इसको हर्ड बुक बोलते हैं हम, ठीक है। हर्ड बुक बारे इस पूरे जितने भी जानवर इस जिस फार्म पे होंगे उनके बारे में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका देखेंगे सेटअप कैसे बना के रखता है, ठीक है। पहले जो है आइडेंटिफिकेशन, हर एक जानवर का अपना अपना, जैसे इंसानों में हम नाम रखते हैं तो यहाँ पे अपने अपने नंबर्स रखते हैं, ठीक है। तो एनिमल नंबर, ठीक है। तो उसी के बारे में सेक्स मेल है कि फीमेल है, ठीक है। फिर उसके बाद जीनोटाइप। अब एक फार्म पे ये नहीं है ज़रूरी कि एक ही किस्म के गाय या जानवर होंगे, हॉल्स्टन फ्रेजर भी हो सकती है, जर्सी भी हो सकती है, या कोई देसी जानवर होगा, तो ये सब कुछ उसको जीनोटाइप हम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, जैसे इंसानों में भी हम पहला एक इम्पॉर्टेंट मार्क जो है हमारी लाइफ का, हम डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, ठीक है। ये पैदा कब हुआ है, उसके बाद सोर्स, अगर हम ये जानवर है ये लाया कहाँ से है, ठीक है। उसके बाद जब ये पैदा हुआ उसका बर्थ वेट कितना है, ठीक है। उसके बाद कोई ख़ास मार्क तो नहीं है किसी जानवर पे जिससे हम पहचानने के लिए, तो उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 टर्म्स यहाँ पे, एक बच्चा जो पैदा हो जाता है, जैसे फादर एंड मदर, तो डेयरी फार्म में सिंपली फादर को सायर बोलते हैं और मदर को डैम बोलते हैं, ठीक है। वो कौन है, उसका भी अपना नंबर होगा, उसका नंबर लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद होता है पैरिटी। पैरिटी मीन्स उसने पहला बच्चा दे दिया, उसके बाद दूसरा बच्चा दे दिया, तो इनको पैरिटी हिसाब से बोला जाता है। पहली पैरिटी है, दूसरा पैरिटी, कौन से नंबर का बच्चा होगा तो उस हिसाब से उसकी पैरिटी लग जाती है। फिर क्या होता है डिस्पोजल। डिस्पोजल में हम ये बताते हैं कि अगर हमने जानवर निकालना है अपने फार्म से तो उसको डिस्पोजल बोलते हैं। चाहे बेचेंगे उसका रीज़न लिखना पड़ता है हमें कि ये हमने, ठीक है, बेचा तो बेचा क्यों है। तो इस डिस्पोजल पैटर्न पे हम अपने फार्म की खामियां देख सकते हैं कि हमारे फार्म पे अगर चाहे मेस्टाइटिस हो रहा है किसी जानवर को ज़्यादा, तो हम निकाल देते हैं। तो इस हिस्ट्री शीट से हमें पता चल जाता है कि हम कौन सा जानवर रखेंगे और कौन सा जानवर रखेंगे। फिर रिमार्क्स बन जाता है, ठीक है। तो इसमें पूरा हर्ड्स, हर एक हर्ड जितने भी जानवर हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये तो जनरल हर्ड बुक हो गया। फिर उसके बाद हो जाएगा हिस्ट्री शीट। हिस्ट्री शीट में क्या लगाते हैं हम, एक इंडिविजुअल जानवर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी लाइफ टाइम, जो भी जब से यह फार्म पे है उसने कितना दूध दिया है, उसके कितने बच्चे आए हैं, उसके बारे में कब दूध कम दिया है, कब ज़्यादा दिया है, तो उसके बारे में हम पूरा उसकी हिस्ट्री के बारे में
ये सब कुछ बता देते हैं। इवन हम उसका उस जानवर का फोटोग्राफ भी लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कैसा हमारा कौन जानवर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब कभी कभी ये भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि हम पूरी इन्फॉर्मेशन इस बुक से, क्योंकि हम बार बार पलटाना, बार बार देखना जानवर, तो हम क्या करते हैं इसी डाटा को हम एक्सेल में ले लेते हैं, सॉफ्ट कॉपीज़ बनाते हैं हम। ठीक है, उसी पे हम सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बेसिस पे हम बहुत इजीली 2 सेकंड में पूरा इन्फॉर्मेशन किस जानवर के बारे में वो सब कुछ हम कर सकते हैं इसको।